वेलकम बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं नीट 2020 जो कि 13 सितंबर यानी आज के दिन संडे के दिन हो गया है। आज हम लोग इसके फिजिक्स के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और आप लोग अपनी क्वेश्चन बुकलेट से हमारे आंसर्स को मिलाते चलिए कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं, कितना गलत कर पाए हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं। आगे हम लोग चल रहे हैं देखने आज के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को। तो सॉल्यूशन H4 सेट हमारे पास है। H4 सेट के हर क्वेश्चन को हम लोग हल करने चल रहे हैं और एक क्रम से आप लोग इसको मिलाते चलिए। पहला क्वेश्चन इसमें है बेटा, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोटॉमिक गैस इज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पहले क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन जो होगा ये होगा ऑप्शन 3, ये है 3/2 KB/T। ठीक है ना। ये हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में जाकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं फिर ऑप्शन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर के लिए जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ होता है वो बढ़ता हुआ रहता है टेम्परेचर के साथ। तो इस तरह से है। ये NCERT का क्वेश्चन उठा लिया गया है। लोग कहते हैं NCERT से कुछ नहीं आता, ये NCERT से दोनों प्रश्न आए हुए हैं। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज़ नॉट वैलिड। बोहर मॉडल हम जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। कह रहा है कि सिंगली आयनाइड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयनाइड हीलियम एटम और ड्यूट्रॉन एटम। तो हम जानते हैं ड्यूट्रॉन, सिंगली आयनाइड हीलियम एटम और हाइड्रोजन एटम इन तीनों में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सिंगली आयनाइड नियॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है? सिंगली आयनाइड नियॉन एटम में तो इसमें नहीं है, इसलिए इसमें बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। चलें देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्पीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जहाँ R1 जो है वो है 1.5 R2। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया है, इसको लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बेटा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक R1 रेडियस है और एक जो है वो R1 बराबर 1.5 R2 है। बेवकूफ़ बनाया गया है थोड़ा से। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्पीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जहाँ R1 R2 में रिलेशन ये है, थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। तो इनको एक क्या कहते हैं, एक केल्विन इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की ज़रूरत होगी वो क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है। Q1 कर दो, Q2 कर दो, mc इंटू डेल्टा टी। जाहिर सी बात है यहाँ C बराबर रहेगी क्योंकि दोनों ही कॉपर के हैं। डेल्टा T1 हो गया तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो रेडियस के क्यूब के रेशियो के बराबर होता है, R1 क्यूब अपान R2 क्यूब। यहाँ R1 तो दिया ही गया है और R1 को ही हमें 1.5 R2 रख देना है। तो 1.5 R2 का क्यूब अपान R2 क्यूब। तो ये हम बेटा हम एक साथ कर लेते हैं, 1.5 अपान 1 और R2 क्यूब हमारा कट जाएगा। 1.5 का क्यूब अपान 1 का क्यूब यानी कि 15/10 यानी कि 5 3 जा 5 2 जा 3 3 जा 9 2 जा 27 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये आंसर जो होगा वो 27/8 होगा और ये ऑप्शन 2 होगा सही। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज इमर्ज्ड इन वाटर। द वाटर राइजेज अप टू हाइट h। द मास ऑफ द water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in the tube
तो कह रहा है कि जब रेडियस r थी तो हाइट h थी और जो मास राइज किया था वो 5 ग्राम था। तो हम लोग ज्यूरेंस लॉ जानते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं एच आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो H1R1 इक्वल टू H2R2। तो ये पहले H था, ये R था, और बाद में बोल रहा है कि रेडियस को हमने 2R कर दिया है, तो H2 कितना हो जाएगा जान रहे हो। H2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा H/2। तो पहले जो मास था वो कितना था, मास था 5 ग्राम, और ये हो जाएगा पाई मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाता है 4/3, वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h, ठीक है ना। तो πr²h हो जाएगा यहाँ पे, πr²h इंटू रो, ये हमारा 5 ग्राम आया, और ये मास 1 आ गया। अब जो मास बाद में रहेगा मान लेते m2, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 इंटू रो। v2 क्या हो जाएगा पाई r2² h2 इंटू रो, पाई r2 क्या है, r2 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर कर दो, h2 कितना आ गया है h/2 आ गया है इंटू रो। तो यहाँ पर हो जाएगा πr² h इंटू रो, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से कटेगा 2 आ जाएगा। तो ये अगर चीज़ आ जाएगी तो πr² रो, πr² रो यहाँ 5 ग्राम आया था, तो 5 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 10 ग्राम। यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 10 ग्राम। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका इसमें 10 ग्राम यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर था ये 5, क्वेश्चन 5 में ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो सलूशन के साथ हमने बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको हटाते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से करना बेटा इसको। आप सभी लोग इसको पढ़े हुए हो, खाली हम फास्ट इसको करा रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन लगाना है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना है। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, हम उसका सलूशन आगे भेज देंगे। क्वेश्चन पेपर का लिंक हम भेज देंगे, उस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा आज के नीट के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पार्टिकल्स ऑफ 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू 2 एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। अच्छा, 1 मीटर की रॉड है, एक 5 kg है और एक 10 kg है, ये 1 मीटर है, ठीक। कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ 5 kg पार्टिकल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5, यानी कि इसको हम 0 0 मानते हैं। इससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछा गया है, यानी कि हमसे HCM पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो देखो ये बेटा ये x1 0 हो जाएगा, m2 क्या है 10 इंटू दूरी क्या हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, और m1 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 10 यानी कि 10 अपान 15, ये हो जाएगा बेटा मीटर, यानी कि 2/3 मीटर। लेकिन आंसर देखो बेवकूफ़ बनाया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर कर लो, 200/3 यानी कि 66.67 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नियरली दिया है 67 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा 4 यानी कि 60 सेंटीमीटर इज करेक्ट, ठीक। चलते हैं, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड 1200 एम्पियर पर मीटर, द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि म्यू पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैग्नेटिज्म से उठाया गया है, और इस बार CBSE में इस टॉपिक को काट दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन देखिए उठ गया है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई दिया गया है 599 और म्यू पूछा गया है। हम लोग जानते हैं म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस काई, और म्यू आर जो होता है वो म्यू अपान म्यू नॉट होता है, तो 1 प्लस काई, तो 1 प्लस 599 ये हो जाएगा म्यू अपान म्यू नॉट, यानी कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट
इंटू 600, ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 2400 पाई इंटू 10 की पावर -7, यानी कि 24 पाई इंटू 10 की पावर -5, और ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो ये म्यू की वैल्यू हो गई, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल हो गई। आंसर में 2 पॉइंट करके दिया गया है, तो 2 पॉइंट करके अगर दिया रहेगा तो ये हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ टेस्ला मीटर पर एम्पियर में दिया है, यूनिट वही होती है, यूनिट से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी यूनिट को टेस्ला के टर्म में ये दिया है। तो हमारा आ जाएगा 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। 8वां प्रश्न देखते हैं बेटा। ये 8वां प्रश्न है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 पर जब अगर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो 0 होता है, तो ये हो जाता है कि 92 यूरेनियम 236 हो जाता है। फिर पूछा गया इसमें क्या क्या जनरेट होता है। इट जनरेट 36 KR, तो ये 36 KR होता है 89। तो अब और क्या जोड़ेगा, तो बेरियम और क्रिप्टन जुड़ता है, तो बेरियम और 3 न्यूट्रॉन जुड़ते हैं, तो इनको बैलेंस करने वाला जो होगा वो 56 144 होगा। ज़रा देखो इन तीनों को जोड़ो, देखो कितना आता है 89 144, और यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकलता है, तो ये 3 9 4 13 3 16 8 4 12 1 3 1 1 2 236 देखो आ गया ये था 9 और 36 और ये 56 6 6 12 5 3 8 1 9। तो यहाँ पे जो बनने वाला पार्टिकल है, बनने वाला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 56 बेरियम 144, और ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का कोर्स वो है, एटम बम का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, तो चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 kg पास्कल। इसमें वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, थोड़ा से क्वेश्चन में इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में लगाएंगे और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कर देंगे। ठीक है ना, इसमें PV = RT हम लगा देंगे और यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम से मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मास दिया नहीं गया है तो क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा से कमी है, तो अगले में कर लेंगे। PV = RT लगाएंगे, यहाँ से वॉल्यूम जो आ जाएगा वो 10⁻² मीटर क्यूब आ जाएगा। आप लोग लगा के देखना, उसी हिसाब से वैल्यू इसकी एडजस्ट की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर इसका वेट जो है वो 72 न्यूटन है, यानी कि भार है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट = हाफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि H = RE/2 पर वेट क्या होगा, W' क्या होगा। तो वहाँ पर हम G' निकालेंगे। G' बराबर होता है G/1 + H/RE का स्क्वायर, RE का होल स्क्वायर। तो G/1 + ये हो जाएगा RE/2 RE का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा G1/2 + 1 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 यानी कि 4/9 G हो जाएगा। तो जब G था तो 72 था, और अब क्या हो जाएगा W' बराबर 4/9 टाइम्स G जितना गुना होगा भार उतना ही गुना हो जाएगा। तो 72 का 4/9 गुना 9 × 72 8 × 32 32 न्यूटन हो जाएगा। और इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 आपका सही हो गया 32 न्यूटन। ठीक, तो 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इफ़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो
लेमडा बराबर हम लोग जानते हैं 12.27/√v। तो कह रहा है कि अगर लेमडा जो दिया है, अगर वो दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो था इसमें ये एंगस्ट्रॉम में था। ये लेमडा दिया गया है बेटा 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में क्या होता है 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.27/√v। तो √v इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.27 अपान यहाँ हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो 12.27 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻2। तो v इक्वल टू हो जाएगा 10⁻4 वोल्ट। और इसका ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक। A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10⁻⁻9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। तो ये डाइपोल का फार्मूला है 1/4πε0 p cos θ/r²। 9 इंटू 10⁻⁹ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है 16 इंटू 10⁻⁹ और cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2/r का स्क्वायर है यानी कि 0.6 इंटू 0.6। तो ये हो जाएगा 9/0.36 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा, इतना पानी हो गया। तो ये हो जाएगा 8/9 से काटोगे 0.04 हो जाएगा। तो ये 800/4 होगा, ये आ जाएगा 200। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वोल्ट आएगा ये 200 वोल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। ठीक। तो अच्छा प्रश्न था। इसके बाद हम लोग आते हैं 18वें प्रश्न पे, सॉरी 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड फेंकी जा रही है, यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की हाइट से फेंकी गई है। ठीक। और यहाँ पर जो पहुँचने पे इसकी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी है। तो द हाइट ऑफ द टावर, तो फार्मूला हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gh। तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा v² माइनस u² अपान 2g। तो v² कितना है 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 10। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 100 इंटू 60 अपान 20 यहीं 60 क्या हो जाएगा 300। तो 300 मीटर यहाँ हाइट हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा है 300 मीटर है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपली ये सर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये 14वां बहुत अच्छा प्रश्न है। ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेज ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, है ना। तो एक रेजिस्टेंस वायर है, ये है मान लेते हैं, और ये हमारा ये वायर है, वायर 1 मीटर का होता है। तो कह रहा ए रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर है, मान लेते हैं कि यही हमारा मान लेते हैं x है। ठीक है। तो ये x है, ये मान लेते हैं r है। ठीक। लेफ्ट गैप मीटर ब्रिज ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, यही रेजिस्टेंस वायर है। ठीक। और ये 10 ओम है। 10 ओम से जब बैलेंस किया जाता है तब इनका जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। यानी कि P/Q बराबर यहाँ पर x/, अगर r करते हो तो ये 3/2 है, ये x है, यहाँ 10 है। तो 10 यहाँ 30/2 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 15 ओम।
ये चीज़ तो आ गया। अब आगे पूछा गया है इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। अब कह रहा इस रेजिस्टेंस वायर की लेंथ 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओम आया। तो कह रहा है देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है ना। इसका मतलब है कह रहा कि इस रेजिस्टेंस वायर का अगर 1 ओम लिया जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमाया है। देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर कौन, एक्स। अब एक्स का 15 ओम आया 1.5 मीटर का, 15 ओम का जो लंबाई है वो कह रहा 1.5 मीटर था। तो कह रहा इसका 1 ओम का कितना होगा, तो इसका 1 ओम अगर लिया जाए तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। तो 15 ओम की लंबाई 1.5 मीटर, तो 1 ओम की लंबाई, 1 ओम की जो लंबाई होगी 1.5 अपान हो जाएगी 15, यानी कि 0.1 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत अच्छा से घुमा दिया गया है इसको, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये आएगा 0.1 मीटर और बड़ा अच्छा से घुमाया गया है इसमें। तो 1 ये दिया है ऐसे 1.0 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये इसी को लिखा जाएगा। और ये ऑप्शन 3 आपका सही है, ठीक, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न घुमाया था, बहुत लोग इसको गलती कर दिए होंगे, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 क्वेश्चन है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/√2 पाई d²n। तो ये हमारा पाई d²n, ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। मेन फ्री पाथ है, NCERT से आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जाकर इसको देख लें, इज करेक्ट। चलो 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ मास 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक स्फीयर पे बटा हुआ है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो बेटा 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 15 सेंटीमीटर पर पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है कि यह 10 सेंटीमीटर है और ये 15 पूछा गया है, तो आउटसाइड है और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। NCERT के एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, उठा कर किताब देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, KQ/r²। बहुत आराम से 9 इंटू 10⁹ Q दिया गया है, Q दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपान R है हमारा 15 है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 9 अपान 75 इंटू 10 टू द पावर, बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा -4 यहाँ हो जाएगा -3 ये गया तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 7 गए 2 2 4 6, 15 5 जा 75 होगा। और 75 को हम लोग लिख सकते हैं, इधर देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 100 का 3/4 होता है। 100 इंटू 3/4 इंटू 10⁻6 आराम से करते हैं, गड़बड़ी नहीं होने पाए, ठीक है ना। तो अब तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 3.2 अपान इंटू 4 हो जाएगा। ये 3 से काट दिए, ये आया 4 ऊपर चला गया, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे 10⁻4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 12.8 × 10⁴ इतना न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे अपने पेपर में, और वो ऑप्शन आपका सही है। 1.28 करके दिया है, तो 1.28 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन हमारा 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा
16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन हम लोग बेटा देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको क्या देखते हैं। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़। तो ई और बी का जो रेशियो है वो क्या होता है। तो किसी भी ई एम वेव में ई बाई बी का जो रेशियो होता है वो सी के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन क्या है, 2 इज़ करेक्ट। ठीक, जिसमें हमारा आया है C/1। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये 17वां क्वेश्चन था। 18वां आते हैं बेटा। 18वां क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the separation between coherent sources is halved and the distance between the screen is doubled then the fringe width। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। अब बीटा डैश कह रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, यानी कि डी को आधा कर गया और ये सोर्स की जो दूरी है ये डबल कर दी गई। ठीक है ना, तो ये 2D कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि 4 बीटा हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 4 गुनी हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 है। ये थोड़ा से हमारा ब्लर है क्वेश्चन। तो इन ए गिटार 2 strings A and B are made of same materials and slightly out of tune and produces beats of frequency 6 हर्ट्ज। तो A और B है, 2 गिटार के तार हैं, इनको एक साथ बजाया जा रहा है, तो इनकी जो बीट्स बन रहे हैं वो 6 हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ बीट्स जो है यहाँ 6 बन रहे हैं। कह रहा है वेन टेंशन ऑफ बी इज स्लाइटली डिक्रीज, बी के टेंशन को यानी कि तनाव को कम किया जाता है, तब ये मान लेते हैं कि ये न्यू ए है, ये न्यू बी है। तो जब टेंशन को कम किया जाता है द बीट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज टू 7। अब नंबर ऑफ जो बीट्स हैं ये हो जाती है 7। ठीक, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 530, तो न्यू ए जो दिया है वो 530 दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये क्वेश्चन हल नहीं होता है। ये बीट्स का क्वेश्चन है और कुमार मित्तल में ये बहुत अच्छे से यूपी बोर्ड की बुक में है, बाकी किताबों में भी ये मिल जाएगा, SL वगैरह में और कंपटीशन की सारी किताबों में। तो हम जानते हैं कि अगर न्यू ए न्यू बी है, तो अगर एक हमें पता है तो न्यू बी क्या होगा, न्यू बी बराबर हो जाएगा न्यू ए प्लस माइनस 6 नंबर ऑफ बीट्स, यानी कि 530 प्लस माइनस 6 यानी कि 536 या 524। अब ये इसमें 2 में से अब कौन सा होगा ये पूछ रहा है, तो इसके लिए एक और कंडीशन दी रहती है। कह रहा है जब हम बी के टेंशन को कम कर देते हैं, तो तुम जानते हैं बच्चों की जो हमारा न्यू होता है वो होता है P/2L/√T/m। तो जब इसमें टेंशन को घटाओगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो अब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी के घटने से बीट्स बढ़ रहे हैं। देखो अब इसमें ये फ्रीक्वेंसी होगी कि ये फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी घटेगी तो 536 से मान लो 535 हुई या 534 हुई या 533 हुई, मान लो 534 हुई, 535 हुई, तो 535-30 के बीच में बीट 2 घट रहे हैं। 534 हुई तो 534-30 में 4 बीट बनने चाहिए थे। 500 अगर 33 हुई तो 3 बनने चाहिए। 532 हुए तो 2 बीट बनने चाहिए। यानी कि यहाँ बीट अगर ये फ्रीक्वेंसी बी की होती तो इसका टेंशन कम करने पर ये फ्रीक्वेंसी इनके बीच की बीट की संख्या घटनी चाहिए थी। इसका मतलब है ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 524 होगा तो क्या होगा, मान लो 524 है, देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 524 ये 6 का है, और जब इसका तार का टेंशन कम करोगे तो ये थोड़ा से स्लाइटली कम किए, स्लाइटली घटेगी फ्रीक्वेंसी घटेगी। मान लो 523 हो गई तो 523 और 530 के बीच का जो डिफरेंस होगा 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ बीट्स इस तरह से 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए
तो यहाँ पर 524 हर्ट्ज होगा, यानी कि ऑप्शन 3, ऑप्शन यही हमारा सही है, ऑप्शन 3 यही हमारा करेक्ट होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये बीट्स फ्रीक्वेंसी पर। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, तो अगर डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो बढ़ती है किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, इज ड्यू टू, तो हम लोग जानते हैं कि केवल रिवर्स बायस में ही डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। चलते हैं 21वां क्वेश्चन। ए वायर ऑफ लेंथ यल एरिया ए हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है, एक तार लटका हुआ है, यल लंबाई का है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, वायर की लेंथ L1 तक चेंज की जाती है व्हेन मास कैपिटल M सस्पेंडेड ऑन इट फ्रॉम फ्री एंड। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का जो होता है वो क्या होता है, mg कैपिटल L अपान पाई आर स्क्वायर L। तो इसमें से कोई ऑप्शन था नहीं, तो L की जगह यहाँ पे इन्होंने दिया है क्या, क्योंकि पहले क्या थी L थी, अब बाद में L1 हो गई थी, तो ये चेंज इन लेंथ होता है L, तो ये हो जाएगा L1 माइनस L। तो ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक, चलते हैं। तो 20 हो गया, 21 हो गया, अब हम लोग आते हैं 22 पे। 22 क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA 10⁻⁻20 जूल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻⁻20 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻1 अपान 1.6, यानी कि 10/16 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 2 5 जा 2 8 जा 8 6 48 2 50 0.625 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 0.0625, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो 4 है वो करेक्ट है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 गुना, ठीक है ना, ये हमारा पढ़ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इतना गुना पढ़ रहा है। तो फोटो मटेरियल पे पढ़ रहा है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द फोटो करंट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। तो इंटेंसिटी डबल करने पे तो फोटो करंट बढ़नी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी को आधा किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को जब आधा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 न्यू नॉट, और ये तो न्यू नॉट थी ही। अब देखो ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, अब ये इंसिडेंट जो है बहुत बेवकूफ़ी का क्वेश्चन बेवकूफ़ बनाया गया है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये न्यू नॉट से देखो कम हो गई, न्यू नॉट से अगर कम होगी तो नो फोटो एमिशन विल टेक प्लेस। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस ही नहीं करेगा तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो 0, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो यहाँ सही है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन और वो गलत करके चले आए हैं, कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम जब लाइट पड़ेगी तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो आगे इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्वेश्चन नंबर 24 है डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होती है वो प्रेशर के बराबर होती है, ml-1 t-2, ऑप्शन 1 करेक्ट है। 25वां देखो, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻16 वोल्ट पर मीटर। तो मोबिलिटी पूछा गया है, तो मोबिलिटी हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है VD/E होता है, और ये VD जो है वो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 है, और ये है 3 इंटू 10⁻⁻, हमें लगता है ये 16 है। तो चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। तो ज़रा से हमको ये दिख कम रहा है, ये -10 है या क्या है,
आई थिंक ये -10 है, ये -10 है, तो ये -10 है तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 जो है सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीज़न है, तो एक चक्कर जब चलेगा तो 50 डिवीज़न चलेगा, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो पिच क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, पिच जो होगा वो 0.01 को इससे 50 से गुणा कर देना है, तो 0.50 mm। यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वो सही है क्वेश्चन नंबर 26 में। चले देखें, तो अब 27वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27वां क्वेश्चन क्या है, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए, ठीक है, एंड इमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली। यानी कि यहाँ पर कैसे भी जा रही है, ये लास्ट में ऐसे निकल रही है, ठीक है, लास्ट में जो निकल रही है वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, फिर इस तरह से नॉर्मली निकल रही है। यानी कि यहाँ पे जो ई है वो 0 हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर जाएगी तो यहाँ एंगल ऑफ जो इमरजेंस होगा वो 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये प्रिज्म एंगल है ए, तो ए प्लस डेल बराबर हम लोग जानते हैं आई प्लस ई, ठीक। तो यहाँ से ई हो गया है 0 हो गया है, तो ए प्लस डेल बराबर क्या हो गया है, आई हो गया है। अब हम लोग जानते क्या हैं कि हम लोग जानते हैं कि एन बराबर होता है, जो म्यू बराबर होता है वो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, तो ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान ए बाई 2। स्मॉल एंगल के 2 कट जाता है, तो म्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल हो जाता है। तो ए प्लस डेल इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल की जगह क्या रख दोगे, आई। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया म्यू ए। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 इज करेक्ट। सभी लोग को तैयार हो गए, स्मॉल एंगल के लिए साइन हट जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन 27वें में चौथा ऑप्शन म्यू ए सही है। बहुत कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं थे, बहुत आराम से लगने थे। छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जिस लेवल की तैयारी आपको कराई जाती है बड़ी बड़ी कोचिंग में, आपको देखने को मिल रहा होगा कि उस तैयारी के लेवल में यहाँ प्रश्न नहीं रहते, ठीक है ना। तो आपको ज़बरदस्ती चढ़ा लिया जाता है और आप हल्के क्वेश्चन आने पे उलट जाते हैं। तो एक प्रॉपर चैनल की तैयारी इसमें चाहिए, बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं। ए 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आई आर एम एस पूछा गया है, आई आर एम एस बराबर वी आई आर एम एस अपान एक्स सी होगा। तो एक्स सी होता है, तो वी आर एम एस 200 है, और ये होता है 1/2 पाई एक्स सी। तो 200 गुणे 2 गुणे 3.14, एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 है, सी कितना है 40 इंटू 10⁻⁻6। तो 5 4 जा 20, 2 जा 5 और 20 दूनी 40 दूनी 80 और 1 2 2 4 10⁻4 है ना, 1 2 2 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁵ 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24, 1 25, इतना हो जाएगा। ये 0 यहाँ 10⁵5 हो जाएगा, 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 2.512 एम्पियर। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 2.512 यानी 2.5 दिया गया है, तो ऑप्शन 4 इज बहुत आराम से, ठीक है, कठिन क्वेश्चन नहीं था, कोई फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और लड़के इसमें उलझ गए। चलो 29 क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है,
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पहला है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड हाईली डोप्ड, यानी कि इसमें ऑप्शन जो ऑप्शन होगा वो 1 करेक्ट होगा, बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो गलत है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम, तो 0.5 का एनर्जी इक्विवेलेंट E बराबर mc स्क्वायर। 0.5 का मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 बचे 45, 4.5 इंटू 10⁻16 में से 3 गए 13, इतना जूल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। अब 31 देखते हैं बेटा। 31 क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099, तो इसका आंसर सिग्निफिकेंट के साथ क्या होगा, तो यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 8, 9 इतना आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद लीस्ट डेसिमल प्लेस देखे जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0.98 आएगा, सॉरी ये 9.98 आएगा। तो 9.98 आएगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 31। अब जो है वो ये सब लगभग सही होंगे लोगों के, लेकिन ये मेरिट वाले क्वेश्चन नहीं है। करा 2 बॉडीज़ मास 4 kg 6 kg ऐसे है, एक 4 kg है, एक पुल्ली से होकर जा रहे हैं, ये 6 kg है, ये थोड़ा नीचे रहेगा 6। ठीक, तो कह रहा है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, है ना। तो A इक्वल टू क्या हो जाता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये 6G माइनस 4G अपॉन नेट मास 6 + 4, तो ये हो जाएगा 2G अपॉन 10। तो A बराबर हो जाएगा G/5। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बेटा 33 हम लोग देखने चल रहे हैं। 33 क्या है, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. पूरा thermally insulated है। The top cock is suddenly opened. The process is, तो बेटा जब कोई एक गैस भरी है एक चैम्बर में, दूसरे चैम्बर खाली है और पूरा सिस्टम हमारा एडियाबेटिक है, इंसुलेटेड है, नहीं बाहर से एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी का आदान प्रदान उसी दोनों सिस्टम में होगा। जैसे स्टॉप कॉक को खोला जाता है तो गैस अचानक एक्सपेंड करती है, और जब गैस अचानक एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। तो जब टेम्परेचर गिरता है तो ये आइसोथर्मल बिल्कुल नहीं होगा, एडियाबेटिक भी ये नहीं होगा, सॉरी ये आइसोथर्मल आइसोबारिक भी नहीं होगा, आइसोकोरिक भी नहीं होगा, ये एडियाबेटिक होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर ही सारी एनर्जी रह जाती है, एक से दूसरे के बीच में रहेगी। बाहर चूँकि सिस्टम हमारा क्या है, इंसुलेटेड है, इसलिए यहाँ पर जो पूरा सिस्टम होगा वो आइसोथर्मल नहीं होगा। इसको नोट कर लो, ये कई लोगों ने इसको गलती किया है। यह एडियाबेटिक सिस्टम होता है। ये जान लो कि स्कूटर का टायर अचानक फटता है तो गैस अचानक एक्सपेंड होती है, ये पूरा जो सिस्टम होता है तब वो एडियाबेटिक होता है। कई बार इसको बताया गया है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि ये एक इस तरह से गेट बना हुआ है और इसमें पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये नार गेट है, तो नार गेट से ये एंड गेट को बनाना है। इसमें ट्रुथ टेबल जो होगी वो ये 2 वाली सही होगी। ये एंड गेट है, ये एंड गेट का निर्माण करता है, बहुत परेशान होने नहीं है। 0 0 0 देगा, 0 1 0 देगा, 1 0 0 देगा, 1 1 1 देगा, ये ठीक है। तो ये नार गेट से नैंड गेट एंड गेट का फॉर्मेशन है ये, ठीक है। नार गेट से किसका है, नैंड गेट का। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, तो सीधे से इसकी वैल्यू को तुम्हें याद रखना है, कोई गुणागणित करने की ज़रूरत नहीं थी। 35 देखो बेटा, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग बाई ए स्टार, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बाई टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ डायमीटर 2 मीटर। ऑब्जेक्टिव का डायमीटर 2 मीटर दिया गया है और लैम्डा जो है वो
600 नैनोमीटर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, D/1.22 लैम्डा। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.22 लैम्डा अपान डी, यानी कि 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ अपान डी क्या है, 2 है। तो 2 3 जा से 300, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3.66 इंटू 10⁻क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो 3.66 इंटू 10⁻⁷, चूँकि ये एंगल होता है तो ये रेडियन में होगा। तो बहुत सही आया हुआ है ऑप्शन जो है, ऑप्शन यहाँ पर 2 सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था डायरेक्ट फार्मूले का। तो 35वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 36वां बेटा देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर विद एयर मीडियम इज 6 है। तो यानी C0 क्या है, 6 माइक्रोफैरड है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30, ये 30 हो गया है। तो म्यू पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं के बराबर क्या होता है, C/C0, यानी कि 30/6 बराबर 5 आ गया, ठीक। तो म्यू अपान म्यू नॉट बराबर क्या होता है, के। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू म्यू नॉट, यानी कि 5 गुणे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 50 25 और 5 8 40, 2 42, 4 5 8 40 4 44, ठीक है। 44.25 इंटू 10⁻⁻12, देखो क्या आया है। तो ये देखो बेटा 0.44 करके दिए हैं। तो जब 0.44 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 जब करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें जो है ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट है, ठीक है बेटा। हमारे पास जो ये सेट है ये H4 का है, आप लोग H4 को मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हमारा कलर बैंड पर है। सारे जनरल क्वेश्चन हैं और बहुत टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक जानकारी को चेक किया गया है। तो अगला जो है बेटा ये 37 क्वेश्चन जो है ये कलर कोड है। तो येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। तो येलो का देखो बेटा होता है 4, वायलेट का होता है 7 इंटू 10⁻1 और गोल्ड ±5%। तो ये हो जाएगा 470 ओम ±5%। बी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लगा दोगे आ जाएगा। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। हर जगह 5 वोल्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dV/dr है। तो -d/dr 5 वोल्ट हर जगह है, पूरे वॉल्यूम में 5 वोल्ट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक। चलो 39वां क्वेश्चन देखो बेटा। द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लोग गलत करके आए हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा सेमीकंडक्टर का होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, सेमी कंडक्टर ओनली, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखो बेटा। लाइट विद एवरेज फ्लक्स 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव्ड बाई। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी जो होगा देखो 20 वाट है, तो 20 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। इसका मतलब अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करें, 1 मिनट में 60 सेकेंड कर दो, और एरिया कितना है 20 है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड कट गया, 60 6 दूनी 12 दूनी 24, आगे 3 0, इतना जूल हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन जो होगा वो 4 जो है वो सही है, ठीक। चलो 41वां क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक था और
ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। और ये 41 क्वेश्चन बेटा दिया है। द ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। ब्रूस्टर एंगल क्या हो सकता है? तो ब्रूस्टर एंगल देखो 90 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि म्यू इक्वल टू 10 आई पी, तो 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। बहुत अच्छी चीज़ों को चेक किया है। दूसरा ऑप्शन है 0 आई पी लेस देन 30। 10 ले लो, 10 0 10 आई पी 10 30। अब बताओ 10 आई पी हो गया म्यू, 10 0 वैल्यू 0, 10 30 वैल्यू 1/√3। 1/√3 क्या है? ये 1 से कम है। तुम जानते हो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है, तो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 0 से बड़ा हो और 1 से कम हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एक ऑप्शन दिया है 30 लेस देन आई पी लेस देन 45। यहाँ भी 10 लो, 10 30 10 आई पी 10 45। बहुत अच्छी चीज़ 1/√3। ये म्यू हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बताओ ये 1 से कम है, ये 1 से कम है 1/√3, ये भी 1 से कम है, लेकिन 1 से कम और इनके बीच में, तो तुम जानते हो 1 से कम कभी म्यू हो ही नहीं सकता। मिनिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर या वैक्यूम का है, जो कि 1 होता है। तो 1 से कम आ रहा है, वहाँ 1/√3 से कम आ रहा था। अब बचा एक ऑप्शन और, इसको भी चलो देखते हैं। 45 डिग्री लेस देन आई पी 90। 10 45 10 आई पी 10 90। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसमें दिमाग लगता। तो अब देखो म्यू क्या है? 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। तो जानते हो ग्लास का होता है 1.5, वाटर का 1.33। तो एकदम क्लियर है मामला कि ये आपका यही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा, इसमें ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन हमारा 42 देखते हैं बेटा हम लोग। 42 क्या है? ए लॉन्ग सोलेनाइड 50 सेंटीमीटर लेंथ की है, 100 टन है, कैरीज करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टन 100 है और लेंथ कितनी है? लेंथ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 मीटर रख दो। और आई कितना है? 2.5। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 5 5 चौक 20 पाई। 20 पाई इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -5। तो 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है। ये हमारा 42 क्वेश्चन हो गया। 43 देखते हैं बेटा। 43 है ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज व्हेन L इज रिमूव्ड। तो ये LCR सर्किट है, यानी कि L देखो तुम्हारा करंट से लीड करता है और C जो होता है वो करंट से, जो वोल्टेज करंट होता है वोल्टेज से लीड करता है। ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। कह रहा है कि जब व्हेन L इज रिमूव्ड, जब L को हटाया जाता है तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/3 होता है, यानी कि ये फाई जो है वो 60 डिग्री है। यानी कि tan फाई जो होगा जब क्या क्या L को हटा दिया था, यानी कि FC/, क्या हो जाएगा? R। ठीक है। फिर कहा जा रहा है इफ़ इंस्टेड C, अब अगर C की जगह इफ़ इंस्टेड C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, अब C को अगर हटा दिया जाता है तब कह रहा है देन द फेज डिफरेंस अगेन π/3। तो अब करंट अब ये इधर होगा, ये भी π/3 यानी कि 60 है। यानी कि अब tan 60, पहले tan 60 क्या था? FC/R। अब tan 60 क्या हो जाएगा? SL/R। तो कह रहा है कि देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, तो पावर फैक्टर यानी कि cos फाई की वैल्यू पूछा है। ध्यान देना, फाई नहीं पूछा है, cos फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं दोनों LHS बराबर है, तो XL बराबर FC हो जाएगा। यानी कि ये सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में फाई क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो cos 0 पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर cos फाई 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक,
इसी स्पीड से आपको चलना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन लगभग एक घंटे के लगभग हमारा टाइम हो रहा है और 1 ही घंटे आपको इसमें मिलता भी है कि इसको आप कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम हल कर रहे हैं सब चीज़ें, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। फेज डिफरेंस जो होता है और डायरेक्शन वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। चूँकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ने पर एक्सेलरेशन बढ़ता है, इसलिए कहा जाएगा कि जब उनका ग्राफ बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये एक फेज में होते हैं, हालांकि इनकी डायरेक्शंस अलग होती हैं। तो 44वें में ऑप्शन 1 सही होगा, 0। इसको आप लोग एक बार चेक करेंगे और हम भी इसको एक बार चेक और करेंगे, लेकिन ये सही होना चाहिए। फाइंड द टार्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स 3 न्यूटन। टार्क पूछा गया है, R क्रॉस F होता है बेटा, तो R जो है ये है 3J कैप न्यूटन है और पोजीशन वेक्टर जो है वो 2K कैप है। तो 2K कैप ये तो 3K क्रॉस J माइनस I कैप, यानी कि -6I कैप है। तो ये ऑप्शन जो है वो 4 सही होगा। और यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो गए, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा टार्क वाला ही था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे नीट में आए हैं। तैयारी का स्तर बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल आपको बेसिक चीज़ों को जानने की ज़रूरत थी। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और आगे बढ़ाते रहिए। कमेंट भी ज़रूर करिए, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो। गुड बाय एंड गुड लक फॉर ईच एंड एवरी ऑफ यू।